पहले पहले ये पहनाओ। ये खाने वाला चीज के हैं जो कुशवाहा लोग हाँ वहाँ नहीं बुलवा रही है, वो बुलवाए के लिए इन्हीं को बुलाया। प्रणाम सर। अब सबसे सेहरा के साथ ही उनके भी सब है, आप लोग अपने अपने स्थान पर चले हैं। आप लोग तो जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे साथ लगातार चल रहे ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित तिलक चंद अहिरवार जी, पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर जी, पूर्व सांसद चंदपाल जी, बहुजन समाज पार्टी में रहे प्रदेश के अध्यक्ष जी आरएस कुशवाहा जी, पार्टी के एमएलसी शशांक यादव जी, अखिलेश कटियार जी, कैलाश सिंह जी, श्रीमती ज्योति सिंह जी, महेंद्र मान सिंह जी, रामबिलाल जी, फूल सिंह जी, श्रीमती सरिता राम लखन जी, श्रीमती शिल्पी रजक, धनंजय सिंह जी, गिरधारी सिंह जी, सतगुन जी, चंद्रभूषण सिंह, बुंदेला जी, गुड्डू राजा से लेकर के मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता, इस सभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, उपस्थित सभी पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं आपको। जहां मौसम थोड़ा खराब है, आज का मौसम अचानक बदला, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर मैदान में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अब उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और यहां के लोगों ने भी बहुत सुन लिए हैं उनके जुमले। अब यहां जुमले भी नहीं चलने वाले हैं। मैं बधाई देता हूं एक एक साथी का जो इस मैदान में उपस्थित है। ये बुंदेलखंड का आखिरी जिला माने हम। ललितपुर ऐसा जिला है जो चारों तरफ से लगभग मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से घिरा है, उत्तर प्रदेश में है। और अभी अभी नीति आयोग के भी जो आंकड़े आए होंगे वो आप जानते होंगे कि आज सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं हैं तो वो बुंदेलखंड में हैं। और बुंदेलखंड में भी अगर सबसे ज्यादा गरीब लोग कहीं हैं तो वो महोबा और ललितपुर में दिखाई देते हैं। अभी मैं जिनका कार्यक्रम देख रहा था, जो स्वागत में कार्यक्रम कर रहे थे, शेरिया बिरादरी के लोग, मुझे याद है ललितपुर में जब हम लोग समाजवादी पैकेट बांटने आए थे सूखा के समय पर,
सूखा के समय पर यहां पर बड़े पैमाने पे किसानों का नुकसान हुआ और ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जहां पर लोगों पर खाने को कुछ नहीं था। जिस समय समाजवादी सरकार थी, एक अंग्रेजी चैनल ने भी यह दिखा दिया कि यहां बुंदेलखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की रोटी खा करके जीवन जी रहे हैं। हमें दुख हुआ समाजवादियों को और वो तस्वीरें देख करके उसी समय फैसला लिया कि सरकार के खजाने से हमें कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन बुंदेलखंड की जनता को भूख से निजात दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और याद होगा आपको, समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट बांटे करते थे जिसमें आटा था, चावल थे, आलू था, सरसों का तेल भी था। और कभी गरीब ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की तरफ से घी और दूध का मिल्क पाउडर भी मिल जाएगा। समाजवादी लोगों ने उस पैकेट को बांटने का काम किया। और उसी समय मुझे याद है, ये हमारे सेरिया बिरादरी के लोग हमें मिले थे जब मैं देवगढ़ जा रहा था। देवगढ़ जब जा रहा था मैं, रास्ते में ये परिवार के लोग मिले और उस समय भी जो कुछ उनके पास था उन्होंने वो स्वागत में लेकर के आ गए। वही हाथों में उनके कनेर के फूल थे और जैसे कुछ सामान बनाया हुआ था, जिस तरीके से आज ये खाली कनस्तर बजा रहे थे, वहां भी कुछ बजाने का सामान ला करके स्वागत करने का काम किया। और मैंने देखा कि उनके पास रहने का कुछ नहीं है, ऐसे ही लकड़ी लगा करके पॉलिथीन में जीवन यापन कर रहे हैं। उसी समय खड़े होकर के, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जिलाधिकारी को वहीं पर कहा कि इन सभी लोगों को और जितने भी ललितपुर के गरीब लोग हैं उनको लोहिया आवास देने का काम करें। और याद होगा समाजवादी साथियों, 3 लाख वाला गरीबों का आवास इन लोगों को देना शुरू हो गया था। अगर ललितपुर देवगढ़ अगर आप जाओगे तो पाओगे इनका घर बना है। हम ये बातें इसलिए बताना चाहते हैं आपको, हम ये बातें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया होगा। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। न जाने कितने दिन वो सीमा पर खड़े रहे, जहां पर गाय बांधी जाती थी, गौशाला थी, खाली मैदान था, वहां हमारे मजदूर भाइयों को रख दिया। भूखे प्यासे, बिना नहाए, बिना पानी के हफ्तों हफ्तों हमारे मजदूर भाई रहे। और तब रहे जब सरकार के पास सब कुछ था। अगर चाहती सरकार तो हमारे मजदूर भाइयों को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमारी सरकार होती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता, हमें बस लगानी पड़ती, सरकारी गाड़ियां लगानी पड़ती, चाहे डीएम की गाड़ी से भेजना पड़ता तो उन गाड़ियों से भेज करके अपने मजदूरों को घर और गांव पहुंचा देते। ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर दुनिया में नहीं आई होगी जैसी ललितपुर के एक बार आई थी। उसी समय पर, लॉकडाउन के समय पर, एक गर्भवती मां जो चली थी महाराष्ट्र से, पैदल चलते चलते आई और यहीं ललितपुर की सीमा पर उसके बेटी पैदा हुई, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनवाई की। वो मां 2-3 घंटे वहां रही, उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर के अपने गांव पहुंच गई।
कोई मदद नहीं पहुंची। जब खबर मैंने पढ़ी अखबारों में तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके घर पर भेजा और घर पर भेज करके मैंने कहा ये दूर से चल करके आई होगी, हो सकता है इसके परिवार के पास कुछ ना हो, उसका वही गरीब घर, वही टूटा फूटा घर पॉलिथीन से ढका हुआ था। कोई मदद नहीं पहुंची सरकार की तरफ से। अगर किसी ने उस मां की मदद की थी तो वो समाजवादी लोगों ने मदद की और 1 लाख रुपए उस परिवार को पहुंचाने का काम किया। केवल मां की मदद नहीं, बल्कि जितने मजदूर हमारे गांव नहीं पहुंच पाए और घर परिवार से नहीं मिल पाए, बीच में ही उनकी जान चली गई, अगर किसी ने मदद की थी 1-1 लाख रुपए की, तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं हैं? ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं हैं? और उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन्होंने? कहा था ललितपुर में कि हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा। कभी आए होंगे बुंदेलखंड में तो कह के गए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। बताओ ललितपुर के लोगों, गरीब लोग हो, पहनने को चप्पल भी नहीं होगी। ये कहा था इन्होंने कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। और अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे, तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। जो हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे चप्पल वालों को, उन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। नोटबंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगे आप? और जब दवाई की जरूरत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए ललितपुर वालों मन बना लो, इस बार
लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना, इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। बताओ, लाइन में लग करके वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और यहां तो किसानों की जान चली गई। कोई सोच सकता है कि खाद के लिए किसान निकले हों, खाद न मिली हो, उन्हें जान देनी पड़ी हो? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पर किसानों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा हो। आज किसान के सामने संकट है, दो फसल नहीं पैदा कर पा रहा है, खेत को पानी नहीं, घर को प्यास नहीं, प्यास के लिए पानी नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग कह करके जा रहे हैं, अभी जो डैम उद्घाटन भी हुए हैं, ये उद्घाटन के उद्घाटन हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो इंतजाम करेंगे कि कैसे हमारे किसान और बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में 2 फसल ले लें। और 2 फसल जिस दिन ले लेंगे उसी दिन हमारा बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाएगा, उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चाहे हमें पहले से खाद खरीदनी पड़ जाए, सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके खाद खरीद करके आपको लाइन में नहीं लगने देंगे। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। ये तो कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों, बताओ आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? जाने किन किसानों की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहां तो नहीं हुई किसी किसान की आय दोगुनी। अन्ना पशु तो घूम ही रहे हैं, और हमारा किसान अगर मेहनत कर करके फसल तैयार कर ले, जैसे तैसे इंतजाम करके अगर फसल तैयार भी कर ले, तो पता नहीं कहां से बुलडोजर वालों के बुल आ जाते हैं जो खेत को चर जाते हैं। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? नौजवानों सोच लो, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई कारोबार नहीं। बड़े बड़े आयोजन किए थे लखनऊ में, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे और कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगेंगे। लखनऊ के आसपास तो कहीं नहीं लगे कारखाने, उद्योग। बताओ ललितपुर वालों, कहीं आपके यहां कारखाना लग गया हो तो बताओ? कोई नहीं लगा। जो इंतजाम समाजवादियों ने किए थे वही इंतजाम है, कोई नया इंतजाम नहीं कर पाई है सरकार। अगर कोई नया इंतजाम किया हो तो बताएं हमें। जब कारखाने नहीं लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे, सरकारी संपत्ति बिक जाएंगी, तो बताओ हमारे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? न नौकरी, न रोजगार। और अगर कहीं रोजगार निकल भी रहे हैं तो टीटी की परीक्षा का पेपर लीक कर रहे हैं। ये नौजवान जानते होंगे, ये पहली बार लीक नहीं हो रहे पेपर। इस सरकार में न जाने कौन सा लीकेज है जो लीक ही हो जा रहे अखबार। ये अपना लीकेज नहीं बंद कर पा रहे, हमेशा पेपर लीक हो रहे हैं। और अगर परीक्षा होती भी तो परीक्षा रद्द हो जा रही है। इसलिए नौजवानों, कोई इंतजाम हमें करना पड़े, अपने नौजवानों को नौकरी, रोजगार, और कभी भी परीक्षा निरस्त नहीं होगी, चाहे हमें कोई इंतजाम करना पड़ जाए। समाजवादी लोग ऐसा बेहतर इंतजाम करेंगे। इसलिए इस मौके पर जहां हम लोग आपके बीच आए हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं। बहुत काम किया समाजवादियों ने। जो कोरोना के समय एम्बुलेंस मदद कर रही थी, वो समाजवादियों की एम्बुलेंस थी। ये 100 नंबर जो 112 हो गई, ये भी समाजवादियों की थी। जब से 112 की है, पुलिस को पता नहीं क्या हो गया, बर्बाद हो गई पुलिस भी। पहले 100 नंबर था, जब पहले 100 नंबर चल रहा था, जब 100 नंबर था तो पुलिस ठीक थी। और ये 100 नंबर का इंतजाम इसलिए किया था कि जिससे कि हमारा गरीब, हमारे किसान या गांव में रहने वालों को कोई तकलीफ हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, तो उन्हें थाने में न जाना पड़े। वो पुलिस का 100 नंबर मिलाएं
और 100 नंबर मिलाते ही पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये इंतजाम हमने अमेरिका में देखा था, वो इंतजाम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया था। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी आए, इन्होंने 100 का 12 कर दिया। 100 का 12 कर करके हमारी पुलिस को पूरा कबाड़ा कर दिया। बताओ पुलिस खराब हो गई कि नहीं हो गई? न जाने क्या कर दिया इन्होंने। 100 से 112 हमारी पुलिस का भी कबाड़ा करके पुलिस को भी खराब कर दिया। पुलिस खराब हो गई कि नहीं हो गई? और इतना अन्याय भी कहीं नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है अन्याय। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। आप देखोगे जात को देख करके थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि जात को देख करके एफआईआर लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? न जाने कितने लोग थाने में मार दिए गए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है थानों में जान जाने वाले में। इतनी जाने कहीं नहीं गई जितना उत्तर प्रदेश में गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? यह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ये कहते हैं हमारी दमदार सरकार है। ये इनकी दमदार सरकार नहीं है। इनके पास दमदार झूठ है, दमदार झूठ है। इनकी दमदार सरकार नहीं है, दमदार झूठ है। और दमदार झूठ वालों ने सोचो कैसा करके दिखाया। ललितपुर की वो तस्वीर कोई भूल नहीं सकता। जब किसान अपने हक को मांगने निकले, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह राज्य मंत्री के साथियों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके ऊपर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय पर किसानों को जीपों से कुचल दिया जाए? एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पीछे से चढ़ा दिया गया। यह है अन्याय। किसान अपना हक मांग रहे थे और ये जो 3 कानून वापस हुए हैं, ये केवल वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। ये किसानों का हित नहीं चाहते हैं। किसान खुशहाल तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र से रवाना हो जाएगी, तब जाकर के हमारा किसान खुशहाल होगा। जो लोग किसान पर जीप चढ़ा दें, कुचल दें किसान, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप आपके लिए कुछ भला होगा? इसलिए किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, व्यापारी बर्बाद हुआ है और जात और धर्म के खेल में उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। इसलिए इस मौके पर हम आपसे कहने आए हैं कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में ललितपुर विकास में पीछे नहीं रहा, हम लोग विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने किसानों के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़े, किसान को खुशहाल बनाने के लिए नई से नई योजना लानी पड़ेगी। हम किसानों को खुशहाल बनाने के लिए नई योजना लेकर के आएंगे और अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं। समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था। अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, तब जाकर के नौकरी और रोजगार मिलेंगे। इसीलिए समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांट करके दिखा दिए थे। जहां भी समाजवादियों के लैपटॉप बटे होंगे, आज भी उस गांव में समाजवादी पार्टी का लैपटॉप चल रहा होगा, लैपटॉप खराब नहीं हुआ होगा। और जब उसको ऑन करते होगे तो पाते होगे कि नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं। जब ऑन होता है लैपटॉप, कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। समाजवादियों ने लैपटॉप बांट दिए थे और ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अब नौजवानों को टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे। नौजवानों पूछो मुख्यमंत्री जी से, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे हमें, जो अभी तक नहीं बांट पाए। टैबलेट दी, 4.5 साल से टैबलेट ही नहीं दे पाए। और ये मुख्यमंत्री क्यों देंगे आपको लैपटॉप? क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता, वो तो बताओ नौजवानों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप नहीं दे सकता। इसलिए आपसे हम पूछने आए हैं
बताओ, आप योगी सरकार चाहते हो कि योग्य सरकार चाहते हो? योगी सरकार होगी तो पढ़ाई का इंतजाम होगा अच्छी, रोजगार का इंतजाम अच्छा होगा और पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने का काम भी योग्य सरकार करेगी। योगी सरकार नहीं कर सकती। ये चिलमजीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। हम तो कह रहे हैं उन लोगों से कि जो मुख्यमंत्री आवास में धुएं के धब्बे लग गए हों तो मिटा दो, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे ये लोग। जो लोग गाय सेवा के नाम पर आए हों, अन्ना पशुओं की समस्याओं का समाधान न कर पा रहे हों, पानी न दे पा रहे हों, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हों, इनके विकास में कौन सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जब विज्ञापन की तस्वीर छपी तो सुना है आपके बुंदेलखंड का बांध नहीं था, तेलंगाना की बांध की तस्वीर छापी थी इन्होंने। जब इन्होंने फैक्ट्री दिखाई तो उत्तर प्रदेश की कोई फैक्ट्री की तस्वीर नहीं थी, अमेरिका से फैक्ट्री की तस्वीर लाए थे। और जब इन्होंने फ्लाईओवर दिखाना था तो उत्तर प्रदेश का फ्लाईओवर नहीं दिखा पा रहे थे, ये बंगाल से फ्लाईओवर लेकर के आए हैं। इसलिए ये न केवल नाम बदलते हैं, काम भी चोरी करते हैं। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए? और अगर काम वाली सरकार चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। साइकिल को याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये नई सपा है, इसमें सबका हक और सम्मान की बात होगी, इसमें सबकी भागीदारी की बात होगी। कभी कभी लोग सवाल उठाते हैं कि जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो रही? हम उनसे कह रहे हैं कि जाति जनगणना इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनकी जाति कागज पे है, कागजी जाति है उनकी। वो जानते हैं कि जिस समय गिनती हो जाएगी तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। जब जाति जनगणना की बात होती है तो जो कागज पे जिनकी जाति है वो जनगणना नहीं करना चाहते, और जो लोग जनगणना नहीं करना चाहते वो आपके कल्याण के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना भी होगी और भागीदारी के साथ साथ आपके सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। अगर आबादी ज्यादा है तो ज्यादा सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम अपने ललितपुर के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। बहुत काम किया समाजवादियों ने। सूरज से रोशनी कैसे हो, सोलर प्लांट भी लगना शुरू हो गए थे, बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लग गए थे। एक जो बिजली की परियोजना थी आधी अधूरी जो शुरू की गई थी पुरानी सरकार में, उस योजना को भी पूरा करने का काम किसी ने किया तो ललितपुर में वो समाजवादी सरकार ने किया। आज अगर बिजली बन रही है बड़े पैमाने पर ललितपुर में तो वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से ललितपुर में बिजली दी जा रही है। लेकिन बिजली तो हम लोगों ने बना दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब बिल भेजा है तो आपको करंट मारा है कि नहीं मारा है बताओ? ऐसा बिल भेज रहे हैं जिससे करंट लग रहा है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला रहे हैं ललितपुर के लोगों, ये हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली का प्लांट जो लगा है उसका नाम भी नहीं बोल सकते। वैसे तो बहुत नाम बदलते हैं, ये रंग बदलते हैं। और अच्छा है ललितपुर के लोगों आपके शहर में नहीं आए, नहीं तो आपके शहर का भी नाम बदल देते। और अगर कहीं वो ट्रैफिक लाइट देख लेते लाल हरी और पीली वाली तो हो सकता है एक रंग में कर देते, उनका भी रंग बदल देते। जो बदलने वाले लोग हैं नाम और रंग, वो आपके बिजली प्लांट का नाम नहीं बोल सकते। जो ये बिजली का प्लांट है उसका नाम नहीं बोल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये बिजली का प्लांट कैसा है उसका नाम नहीं बोल सकते। और हम तो कहते हैं
कि अगर नाम बोल करके दिखा दो तो हमारे ललितपुर के लोग सब वोट आपको दे देंगे, लेकिन नाम कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर नाम बोल दिया तो कहीं अटक ना जाएं। जो प्लांट का नाम है कभी सुना उनके मुंह से कि नहीं सुना, बताओ। उस प्लांट का जो बोला जाता है वो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ पत्रकार साथियों, बाबा मुख्यमंत्री जी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? जो बोल नहीं पाएंगे वो आपको सस्ती बिजली नहीं दे सकते हैं। इसलिए समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा अगर हमें राहत देनी पड़ेगी अपने किसानों को, गरीबों को बिजली की, तो हम बिजली का देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने नेताओं का धन्यवाद देते हैं और आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम अपने इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, इन हम साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहां सेरिया बिरादरी का धन्यवाद दिया है, वहीं हमारे कुशवाहा समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़ी संख्या में आए हैं समाजवादियों का सम्मान करने। हम आपका विशेष धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, ऐतिहासिक रैली की है, वही ऐतिहासिक हार भारतीय जनता पार्टी की हो, यही संकल्प लेकर के जाना। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारी पहचान है भारत की, जो समाज की पहचान है, हमारी पहचान है कि हम सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। ये हमारी पहचान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, हम सब धर्म मिलकर के रहते हैं। ये मिली जुली हमारी संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। इसी संस्कृति को खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि काम पर वोट नहीं लेना चाहते वो लोग। उन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए काम पर वोट नहीं मांगना चाहते हैं, वो जात और धर्म पर वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है अपनी ललितपुर की जनता पर कि वो लोग जो जात और धर्म पर आएंगे उन्हें नकार देंगे, और साइकिल के लोग जो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको भागीदारी देना चाहते हैं, उनके साथ समर्थन करने का काम करेंगे, उनका सहयोग देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।